लॉस होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, लिखो, हेडिंग डालिए, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता, जीवों के बीच में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, पौधों के बीच में उनके इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं भाई उसको, पर्यावरण से क्या क्या विभिन्नताएं होती, जैसे ये आपका कोई इन्वायरमेंट है, ठीक है, पर्यावरण है, और इसमें आपके एनिमल भी रह रहे हैं और प्लांट भी रह रहे हैं। तो प्लांट तो एक ही प्रकार के नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट है, तो एक प्लांट दूसरे प्लांट से किस तरीके से क्या है, डिफरेंट है, और इनका इनके पर्यावरण से क्या संबंध है, ये सारी चीजें आपके क्या कहलाती हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने की कमी में क्या क्या कारण हो सकता है कि आपका इकोसिस्टम क्या हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए। पहला लिखिए आप लोग, हैबिटेट हैबिटेट लॉस ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट का मतलब होता है वास स्थान, जहां हम रहते हैं, ठीक है, जहां हम रहते हैं उसको कहते हैं वास स्थान। अगर आपके वास स्थान में क्या हो, अगर कोई इन्वायरमेंट हो, उस इन्वायरमेंट में फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो आपका जो वास स्थान है, आपका घर है, जहां आप रहते हो, चाहे पेड़ पौधे जहां रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो आप जीव कहाँ जाएंगे, आधे तो वैसे ही मर जाएंगे। तो वो क्या कर रहा है, आपकी बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहा है कि नहीं, हानि पहुंचा रहा है कि नहीं। तो हैबिटेट जो होता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, लॉस करेगा। कब, अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, बाढ़ आ गया, या तो बहुत सूखा पड़ गया, या तो भूकंप आ गया, तो हमारा जो हैबिटेट है, वास स्थान है, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिससे जो बाकी ऑर्गेनिज्म है उनको फूड शेल्टर नहीं मिल पाता, तो वो मरने लगते हैं। इस कंडीशन से आपकी जो इन्वायरमेंट में जो इसका इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या हो जाएगी, घटने लगती है। लिखिए इसमें, लिखो, हैबिटेट लॉस ऑफ लैंड सरफेस, हैबिटेट हैबिटेट लॉस ऑफ लैंड सरफेस, लैंड सरफेस हैबिटेट लॉस ऑफ लैंड सरफेस surface habitat loss of land surface in tropical rainfall in tropical rainfall from 40 to 60%। हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ रेनफॉल जो होती है कितना, लगभग 14 से 16% होती है, ठीक है। इट इज द मेजर काज ऑफ इट इज द मेजर काज ऑफ फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़, ठीक है, इसका क्या होता है, बाढ़ होता है। हेंस देन, या हेंस लिखो, हेंस इसलिए, हेंस डिक्रीजिंग द वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म number, या decreasing the number of wildlife organisms, decreasing the number of wild life organism,
जिसके वजह से हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव जंतु होते हैं, उनका नंबर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो पूरे पूरे 100 में से आपके 14 से 16% बारिश का होना बहुत मतलब रखता है। ठीक है, एक ही ट्रॉपिक एरिया में 14 से अगर 16% लगातार बारिश होगी तो वहां क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, जो आपका वास स्थान है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के जो ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उनका नंबर क्या हो जाने लगता है, डिक्रीज, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी में क्या होती है, हानि मिलती है। दूसरा लिखिए, दूसरा डालिए आप लोग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी चीज का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर जाना। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना। सपोज दैट अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन है, कोई एरिया है, वहां अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या कर गई, एक्सप्लोर कर गई ही बहुत ज्यादा, वहां पे ह्यूमन की पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगी तो बाकी जितने सारे आपके ऑर्गेनिज्म रहेंगे उन पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं भाई। जब ह्यूमन की पॉपुलेशन अधिक होगी, बाकी आपके पेड़ पौधे ऑर्गेनिज्म की कम होगी, तो भाई अगर पेड़ पौधे की जनसंख्या कम होगी तो उनको फूड नहीं मिलेगा, तो जो बाकी जो छोटे जानवर उनको ही मार के खाएंगे। तो ये भी एक तरीके का क्या है, आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी एरिया में, तो वो भी क्या करेगा, दिक्कत करता है। एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड ऑर्गेनिज्म का नंबर होना चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। लिखो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब हो गया, लिख लो, मेनी स्पीसीज extinction in the last 500 years। एग्जाम्पल में स्टीलर सी काऊ। बेटा देखो, स्टीलर सी काऊ जो थी, जहां पे ह्यूमन की पॉपुलेशन अगर अधिक हो जाएगी तो ये क्या हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। ठीक है, जहां पे ह्यूमन की पॉपुलेशन आबादी अधिक हो जाएंगी तो ये जो आपका स्टीलर सी काऊ है, ये क्या हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो 500 वर्ष पहले क्या हुआ था कि ह्यूमन की कोई एरिया थी, उस एरिया में ये पाए जाते थे, वहां पे ह्यूमन की पॉपुलेशन अधिक हो गई तो ये जो जीव हो गए क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ह्यूमन की पॉपुलेशन को बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, लिखिए, स्टीलर सी काऊ, कुछ आपके पैसेंजर पीजन थे। पैसेंजर पीजन जानते हो क्या होता है, पैसेंजर पीजन जानते हो, पहले जो मूवी में गाना नहीं गाता था कबूतर जाजा, तो उसमें क्या थी, वो जो कबूतर थी बहुत इंटेलिजेंट रहती थी, समझ रहे हो, तो वो उसी को बोलते हैं पीजन पी, पैसेंजर पीजन बोलते हैं। ठीक है, पीजन पी तो वो दूसरा है, पैसेंजर पीजन बोलते हैं। वर, ये दोनों इसीलिए गायब हो गए, वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ये भी आपकी बायोडाइवर्सिटी को क्या करती है, लॉस करती है। थर्ड है, लिखिए, एलियन स्पीसीज, एलियन या एक्सोटिक स्पीसीज, यस कमिंग इन्वेशन। क्यों भाई इतना लेट, देखो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, देखो ये जो आपका क्या हो गया, एलियन या एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेशन, इसका मतलब होता है बेटा कोई ऐसी स्पीसीज
जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही हो उसकी संख्या इतनी अधिक हो जाए कि बाकी सारी स्पीसीज को डेंजर, मतलब उनके लिए वो हार्मफुल साबित होने लगे। तो आपका बंगाल में एक बार क्या हुआ था, जितने सारे तालाब थे, सारे तालाब में जलकुंभी जानते हो ना आप लोग, उसका नाम उसको कहते हैं इकॉर्निया, क्या बोलते हैं, या उसी को हाइडेंथ बोला जाता है। तो जो इकॉर्निया था वो पूरे तालाब में, जितने भी बंगाल के जितने तालाब थे, सारे तालाब में इकॉर्निया क्या किया था, अपने आप को इतना, खुद को इतना वर्चस्व दिखा दिया कि ये जो है सारे पेड़ पौधे जितने भी आपके तालाब की जो इकोसिस्टम थी वो सारा क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। मछलियां इतने आप को यहाँ पे इतना हाईली डेवलप कर गया कि न तो इसके अंदर लाइट जाती थी न तो वाटर जाता था, जिसके वजह से सारे जीव जंतु जो तालाब के अंदर थे सबकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। इसलिए इकॉर्निया को बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है कि बंगाल का क्या है वो, टेरर का मतलब क्या बोलते हैं, आतंकवादी। बंगाल का वो आतंकवादी था कि जहां जाए तो मारपीट सबको गिरा दे, अपना वर्चस्व रखे। ठीक है, तो इसलिए इकॉर्निया को पूछा जाता है टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, किस प्लांट को, इकॉर्निया को। वो क्या है, एक एलियन स्पीसीज है, एलियन है, एक्सोटिक है, ये बाहर का है, इंडियन स्पीसीज नहीं है, ये जो है बाहर से आई हुई स्पीसीज है, समझ रहे हो। ये जो अदर जो आपकी कंट्री है वहां से लाई गई, ये कोई लाया होगा इकॉर्निया, जलकुंभी को डाल दिया होगा, वो अपना इतना वर्चस्व बढ़ा ली कि बाकी सारे इकोसिस्टम जो पॉन्ड का एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको ही डिसबैलेंस करने लगी। ठीक है, तो इस चीज को चलिए लिख लीजिए आप लोग। देखो अच्छा, एक चीज मैंने कल आप लोगों को दो चीज समझाई थी, एक को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, एक को बोलते हैं बेटा यूट्रीफिकेशन, यूट्रीफिकेशन। ठीक, ये दो टर्म है, मैं आगे पढ़ाऊंगी बट यहाँ समझा दे रही हूँ। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई आपका ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कोई भी मटेरियल हो, वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कंटिन्यूअस चलती रहे। जो आपका फूड चेन है, फूड चेन में वो चलती रहे। जैसे पेड़ पौधों में वो गई, पेड़ पौधों से जो मान लो पेड़ पौधों को खा लिया रैबिट, रैबिट में चली गई। अब रैबिट को किसने खा लिया, फॉक्स खा ली, फॉक्स में वो चली गई। फॉक्स को लायन ने खा लिया, लायन में चली गई। लायन मर गया, उसके मांस को कौन लेके उड़ गया, गिद्ध लेके उड़ गया, तो गिद्ध में चली गई। तो वो जो मैटर था, जो भी वो पदार्थ था, वो पदार्थ एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इस तरीके से फूड चेन के थ्रू चलता चला जाएगा, तो उसको कहते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। इस चीज को आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। हमने क्या किया, ये हमारा क्रॉप लैंड है, क्रॉप लैंड मतलब हमारी खेती है जहाँ फसल उगाते हैं, उसमें हमने क्या लगा दिया है, बहुत सारी सब्जियां लगा दी। तो मान लो इस सब्जी में क्या है, लेडी फिंगर है, भिंडी है। ठीक, इस भिंडी को कीड़े से बचाने के लिए हमने इसके ऊपर किसका छिड़काव कर दिया, इंसेक्टिसाइड की। किसका, इंसेक्टिसाइड में मान लो डीडीटी का कर दिया छिड़काव। किसका कर दिया, डीडीटी का छिड़काव कर दिया। अब तो इसको कीड़े नहीं खाएंगे, हमारा जो वेजिटेबल है सेफ हो गया। पर ये जो डीडीटी है इसका परसेंट इसके ऊपर भी पड़ा है। डीडीटी एक ऐसा आपका प्रोडक्ट होता है, ऐसा इंसेक्टिसाइड होता है बेटा कि जो इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, 75% होगा, 25% नहीं होता। अब यही डीडीटी को, अब इसको क्या की, कोई आकर के बकरी खा ली। ठीक, अब यहाँ मान लो इस पे जो डीडीटी थी, अब इस बकरी ने खाया, तो ये जो डीडीटी हुई इसके बॉडी के अंदर आ गई, मान लो 10% आ गई। इस बकरी को मान लीजिए कोई जानवर दूसरा खा गया, या तो हम, या बकरा रहा होगा, जो लोग नॉनवेज वाले मनुष्य होंगे। ठीक है, तो मनुष्य ने खा लिया। अब ये डीडीटी इसके भी अंदर क्या हो गया, 5% आपका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये जो आपका ऑर्गेनिक मैटर था, जो टॉक्सिक मैटर था, ये टॉक्सिक मैटर पहले क्या था, ऑटोट्रॉप था। ठीक है, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर था, ये सेकेंडरी या टर्सरी कंज्यूमर है। तो ऑटोट्रॉप में था, ऑटोट्रॉप से आपके प्राइमरी कंज्यूमर में गया,
फिर सेकेंडरी टर्सरी में गया, तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, इस प्रकार से ये क्या बना रहा है, एक तरीके का चेन बना है। फूड चेन में अगर कोई आपके ऑर्गेनिक मैटर या कोई टॉक्सिटी जो सबस्टेंस होता है, एक टॉपिक लेवल से एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में फूड चेन में कंटिन्यूअस जो चलता रहता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। समझ में आ गया? डीडीटी किस प्रकार से गई, उसी को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। अब आप लोग आ जाइए यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, आ जाओ। यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, कोई इकोसिस्टम को इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे देना कि इकोसिस्टम में डिसबैलेंस हो जाए, वो चेंज हो जाए, पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाए। तो इसमें हमने क्या किया, उसी एग्जाम्पल से समझो। ये हमारा क्या है, क्रॉप लैंड है, ठीक, खेती है। हमने खेती में क्या लगा दिया, वीट, गेहूं, और इसमें हमने क्या डाल दिया, ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद का मतलब क्या होता है, जो घर के कूड़े कचरे से नहीं बनता है, तो फिर बाद में घर वाले उसको उठा करके खेती में डाल देते हैं, वो ऑर्गेनिक खाद होते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक खाद थे हमने इस खेती में डाला। और आपका आ गया क्या, बारिश, क्या आ गया, बारिश आ गया। अब ये खाद क्या हुआ, इस बारिश के थ्रू नदी नालों से होते हुए किसी पॉन्ड में जाके, या तो किसी रिवर में जाके, या तो किसी लैक में जाके, ठीक है। लैक का मतलब झरना, रिवर या पॉन्ड, तो हम मान के चलते पॉन्ड, अभी ये दोनों ऑप्शन रहने दो, ठीक है। इस पॉन्ड में ये डायरेक्ट पूरा क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक जो खाद होता है उसको क्या बोलते हैं, ये हाई न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है बेटा, हाई न्यूट्रिएंट होता है। अब ये हाई न्यूट्रिएंट कहाँ आ गया, इस पॉन्ड में आ गया। अब इस पॉन्ड में आने पे जो इसके ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट होते हैं, जैसे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, इकॉर्निया, ये सारे होते हैं ना, जो ऊपर तैरते रहते हैं पौधे, देखते हो ना पॉन्ड में, वो क्या होते हैं, फोटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, जो सन के लाइट से अपना खुद खाना बना लेते हैं। अब इनको क्या मिल रहा है, हाईली न्यूट्रिएंट मिल रहा है। अब ये अपने आप को इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा अपने आप को फैला देंगे कि पूरा पॉन्ड जो होता है पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। देखते हैं ना बरसात के दिनों में पूरा पॉन्ड जो है नीचे का पानी दिखता ही नहीं, पूरा हरी हरी घास की तरह चारों तरफ हो जाते हैं। तो ये हाईली इसी न्यूट्रिएंट की वजह से होता है। जब ये हरी हरी घास की वजह से पूरा का पूरा पॉन्ड भर जाता है, तो नीचे न तो लाइट जाती है, न तो आपका ऑक्सीजन जा पाता है। उसके नीचे रहने वाली से छोटी मछलियाँ हो गए, कुछ क्रस्टेशियन जो आपके वाटर में रहते हैं, कुछ इंसेक्ट के कुछ वो होते पार्ट, वो भी वाटर में रहते हैं। ये लोग क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। जब मरने लगते हैं तो देखते हैं जो आपका तालाब रहता है वहाँ का पानी बुलबुला जैसा हो जाता है ना, ऐसे गंदे से गांज की तरह, और वो महकने लगता है। तो वो जो बुलबुले की तरह या टॉक्सिटी की वजह से पूरा जो पानी का जो गांज की तरह हो जाता है, उसको कहते हैं वाटर ब्लूम। क्या कहते हैं उसको, वाटर ब्लूम कहते हैं, वाटर ब्लूम। ये क्वेश्चन पूछा गया, वाटर ब्लूम क्या होता है। जब वाटर ब्लूम किसको कहेंगे, जब आपके किसी एक्वेटिक सिस्टम में या जलीय तंत्र में जब हाई न्यूट्रिएंट की वैल्यू हो जाती है, तो जितने आपके फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट होते हैं अपने आप को इतना ज़्यादा बाहर अपर लेवल पे इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वेशन कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेंगे, फैला देंगे, कि जिसके वजह से छोटे जीव जंतु की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उसके वजह से पानी स्मेल करता है, जिसको हम कहते हैं वाटर ब्लूम। यूट्रिफिकेशन तब क्या है, यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है हाई न्यूट्रिएंट, इतना ज़्यादा हाई न्यूट्रिएंट का यहाँ डिपोजिशन होने के वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम है धीरे धीरे यहाँ हुआ, दूसरे दिन इसी तरीके से आप खाद डालते चलो, 1 साल 2 साल कई साल बीत गए, ये खाद आ करके इसमें जमा होते 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 एक कंडीशन ऐसा आता है, ये पॉन्ड कैसा हो जाता है, पानी सूख जाएगा तो क्या बन जाता है, लैंड बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, लैंड। पहले ये पानी वाला पॉन्ड था, अब क्या बन गया, लैंड बन गया। ये हाईली न्यूट्रिएंट की वजह से क्या बन गया, लैंड बन गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन, ठीक है। अगर ये जो लैक है, ये जो झील है, झील में इसी तरीके से डिपोजिशन होने की वजह से ये पूरी झील क्या बन जाएगी, लैंड बन जाती है, जमीन बन जाती है। तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं एजिंग ऑफ लैंड। इसको क्या बोलेंगे, एजिंग ऑफ लैक। लैक की क्या हो गई है, एजिंग हो गई है, बुढ़ी हो गई, अब लैक गई, ठीक है। इसको बोलेंगे, इस फिनोमिना को एजिंग ऑफ लैक, या तो इसको बोल सकते हो एजिंग ऑफ पॉन्ड, ठीक है, एजिंग ऑफ रिवर, समझ गए।
तो यूट्रिफिकेशन का एक और नाम है एजिंग ऑफ लैक, ठीक है, आर ये करके। तो ये दोनों फिनोमिना आप लोग याद करेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो आपकी ऑटोट्रॉपिक थी, मान लीजिए ये क्या था, जलकुंभी, कॉर्निया अपने आप को पूरी तरीके से इसके ऊपर क्या कर ली है, डेवलप कर ली है। तो इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल में ऐसी घटना हुई थी तो उसको कहा गया था टेरर ऑफ बंगाल। और ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं एलियन, एक्सोटिक, इन्वेसन स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को आई थिंक बायोमैग्निफिकेशन समझ में आ गया होगा कि बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिक या टॉक्सिक सब्सटेंस जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या कर सकता है, फूड चेन के द्वारा ट्रांसफर होगा। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या है, हाई न्यूट्रिएंट जो होता है किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जा करके वहाँ डिपॉजिट होने की वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम किस में चेंज हो जाएगा, लैंड में। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। वाटर ब्लूम क्या है, हाईली न्यूट्रिएंट को जाकर के अगर वो आपका एक्वेटिक मीडियम में वहाँ पे पहुँचता है तो जितने ऑटिट्रॉपिक प्लांट होते हैं बेटा, वो प्लांट अपने आप को हाईली डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और ऐसे वाटर स्मेल करते हैं, उसको कहते हैं वाटर ब्लूम। तो आई थिंक मैंने 4-5 चीजें समझा दी। और ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, वाटर ब्लूम, ठीक है, इन्वेसन स्पीसीज, एलियन एक्सोटिक स्पीसीज, ये कौन सी होती है, मैंने सारे टर्म क्लियर कर दी। चल, आप लोगों को आगे ये सारी चीजें अच्छे से और पढ़ाई जाएंगी, बट यहाँ पे आया था तो मैंने समझा दिया, ठीक है, कि जानते रहो। चल, चलिए लिखिए, एलियन स्पीसीज में लिखिए एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो अपनी संख्या को इतना बढ़ा दे कि दूसरी स्पीसीज को क्या कर दे, डेथ कर दे। तो ऐसी स्पीसीज जो थी जलकुंभी की थी, जो कहाँ का था, बंगाल में ऐसा कांड हुआ था जिसकी वजह से उसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। लिखिए, वेन एलियन स्पीसीज वेन एलियन स्पीसीज when alien species are introduced deliberately for whatever पर्पस, इनका कोई पर्पस नहीं होता, बस अपने आप को वो वहां पे सबसे ज्यादा स्प्रेड कर लेती है, इन्वेशन कर लेती है। सम ऑफ देम जिनमें से कुछ टर्न इन्वेशन इन्वेसिव एंड cause decline or extinction या cause decline or extinction of indigenous species। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उसको बोलते हैं इकॉर्निया को वाटर, इंग्लिश में बोला जाता है वाटर हाईकैंथीज, लिखो वाटर हाइसिंथ बोलते हैं या इकॉर्निया इसी को कहा जाता है। जलकुंभी इसी को क्या बोला जाता है, जलकुंभी। इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। और कुछ स्पीसीज और हैं, उनको लिख सकते हैं।
एक तो ये हो गया। दूसरे हैं लेंटाना कैमेरा। एक लता होती है, वो भी इस तरीके से अपने आप को फैला लेती है। तीसरा लिखिए पार्थीनियम। पार्थीनियम बेटा एक तरीके की ग्रास होती है, घास होती है। ये क्या होती है? ग्रास होती है, पर ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये बाहर से आई हुई घास है। चौथा लिखिए कॉजुरीना। कॉजू कॉजुरीना। कॉजुरीना इक्विसिटिफोलिया। कॉजुरीना इक्विसिटिफोलिया। ये सारे कैसे बेटा? एग्जोटिक, एलियन या इन्वेंशन स्पीसीज हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। आप लोगों को बस इसमें से याद रखना है टेरर ऑफ बंगाल, बढ़िया से याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये सब में याद भी, इसमें पार्थीनियम याद कर लेना, टेरर ऑफ बंगाली कॉर्निया जिसको वाटर हाइगेंथ बोलता हूँ, ठीक है। कर लीजिए बेटा यहाँ तक। ये चीजें समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आया? बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रिफिकेशन लिखवाएंगे अभी आगे जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को लिखवाएंगे। यहाँ वो टर्म आ गया था इसलिए मैंने बता दिया, ताकि चीजों को पहले से जानते रहो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। इसके बाद लिखिए को एक्सटेंशन। चौथा लिख, पांचवा लिखिए। कौन सा है भाई? ये तीसरा था ना, चौथा लिखिए को। चौथा, इसके वजह से क्या हुआ? ये जो आपकी जलकुंभी थी इतना ज्यादा अपना वर्चस्व बढ़ा ली, जिसके वजह से बाकी आपके ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई? डेथ होने लगी। तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? यहाँ पे लॉस होगी ना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो पढ़ रहे हैं, कौन कौन से कारण है जो कोई भी आपके जीव जंतु है उनमें क्या क्या विविधता है इसको कम करते हैं। हैबिटेट होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बता दिए, और क्या बता दिए? एलियन या एक्सोटिक स्पीसीज। चौथा लिखिए आप लोग को एक्सटेंशन। चौथा लिखिए को एक्सटेंशन। एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? विलुप्त। को एक्सटेंशन का मतलब होता है ऐसा कोई प्लांट हो, ठीक है, देखो ध्यान से बात सुनो, बहुत बड़ी चीज नहीं। कोई एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है उसके साथ रहने वाली चीज भी विलुप्त हो जाए, समझ रहे हो। कोई प्लांट हो, उस प्लांट पे कोई मान लीजिए बटरफ्लाई हो या तो कोई इंसेक्ट हो जो उसी प्लांट पे पॉलिनेशन करता हो, ठीक है। पॉलिनेशन वो उसी प्लांट से करता हो। अगर वो प्लांट अर्थ पे अगर क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो वो जीव ऑटोमेटिक मर जाएगा। वो भी धीरे धीरे क्या कर जाएगा? एक्सटिंक्ट कर जाता है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, जैसे वो आपका खत्म हो गया तो ऐसे सतुत भी चला जाएगा। तो वही कहना है कि को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि दो दोस्त हैं, दोनों में मतलब बहुत ज्यादा दोस्ती है, अगर एक गया तो दूसरा भी चला गया। वो मरने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मान लो पेपर दे रहा है किसी चीज की, किसी चीज का एग्जाम एग्जाम दे रहा है, दोनों साथ में प्रिपरेशन करें, अगर वो छोड़ दिया तो वो भी छोड़ दिया। ये कहने का मतलब है कि अगर को एक्सटेंशन का मतलब है या तो कोई जीव हो चाहे प्लांट हो, अगर एक उसके ऊपर क्या है, निर्भर है, या उसके ऊपर ही अपनी लाइफ को डिपेंड करता है, तो वो अगर आपका गायब होगा, विलुप्त होगा, तो दूसरा जीव ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। कोई प्लांट है, उस प्लांट पे जो आपके इंसेक्ट रहते थे, जो बटरफ्लाई थी या जो बीटल्स था, वो क्या किया था बेटा? उससे पॉलिनेशन करता था। क्या करता था? पॉलिनेशन करता था। तो अगर वो प्लांट ही गायब हो जाएगी तो पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा। एक मिनट रुकिए तो। हेलो हेलो। हाँ, कौन? हेलो।
लिखिए भाई, लिखो वेन अ स्पीसीज, वेन अ स्पीसीज, वेन अ स्पीसीज बिकम, वेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, become extinct, plant and animal associated with it, associated with it also become extinct। कहा गया है कि कोई आपका प्लांट है और एनिमल है, दोनों एक साथ रहते थे, एसोसिएट करते थे। अगर इसमें से प्लांट और एनिमल से अगर कोई एक स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए बिकम एक्सटिंक्ट। एग्जाम्पल में लिखिए, इन, लिखिए इन co-evolved plant, in co-evolved plant, pollinator mutualism, were extinction of one invariable leads to the extinction। अगर एक वेरिएबल हो जाता है तो एक्सटिंक्शन ऑफ द, अगर एक आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सटिंक्शन हो जाता है। कोई भी प्लांट है, उस पे रहने वाला जो पॉलिनेटर है वो अगर म्यूचुअलिज्म उसके साथ कर रहा है, अगर पॉलिनेटर आपका प्लांट अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो जो पॉलिनेटर मतलब होता है जो आपके यहाँ पे इंसेक्ट है, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे बीटल हो, चाहे बौरा हो, ये सारी चीजें क्या होती है इसके साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाए, उसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन। तो ये चार चीजें आपकी क्या थी बेटा, बायोडाइवर्सिटी को कम करने वाली फैक्टर थे। पहला मैंने क्या बताया था, हैबिटेट था। दूसरा क्या बताया है, दूसरा फैक्टर क्या, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। तीसरा क्या बताया है, एलियन है, कोएग्जिस्टिंग है। चौथा क्या बताया है, कोएक्सटेंशन था। ये चार आपकी चीजें क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने वाले फैक्टर हैं। अब हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसको पढ़ाएंगे अब आप लोगों को। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे कैसे बना है, किस किस ईयर में बना है, इसमें आपके सारी चीजें आएंगी। हॉटस्पॉट आएंगे, रामसर साइट आएगा, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, फिर आपकी वर्ल्ड समिट क्या है, फिर वो होता है, वो एक वर्ड होता है, एक और कौन सी समिट, एक अर्थ समिट है। ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना है, जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। इन सारे क्वेश्चन में से जानते हो क्या पूछता है, अभी तक इसमें से जो क्वेश्चन बना है, एक आपका ये PYQ बना है, को एक्सटेंशन पूछता है। एक आपका कहाँ गया, एग्जोटिक वाला, हाँ एक ये आपका PYQ है। ये दो क्वेश्चन अभी तक बने हैं, ये प्रीवियस ईयर के PYQ हैं। एलियन एक्सोटिक स्पीसीज में पूछता है कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आपको ये चारों चीजें याद कर लीजिएगा। और को एक्सटेंशन क्या होता है ये पूछता है, फिनोमिना दे करके सेंटेंस ये पूछ देगा, और यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस देगा, जिसमें से राइट होगा उसको चूज करना होगा। ठीक है, ये दो चीजें PYQ लिख लो, ये क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए लिखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लिखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, चलो जी थोड़ा पीछे का बताओ तो मुझे, चलो खड़ी हो भाई,
क्या नाम है उसका, खड़े हो जाओ बेटा, आरजू खड़े हो, कल आई थी, आई थी, चलो बताओ मुझे, स्पीसीज एंड एरिया रिलेशनशिप बताओ। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन लिखवाया था, इक्वेशन का नाम चलो बताओ। बैठो आगे चलो जी, पढ़ो, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताओ। उसके पहले क्या मैंने लिखवाया था, वो तो लॉग लॉग में मैंने लिखवाया ना, उसके पहले क्या लिखा था, एस इज इक्वल टू क्या लिखवाया था, एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड, यही। चलो बैठो नीचे बताओ भाई आगे नेक्स्ट, इसको लॉगरिथम फॉर्म में रख के बताओ कैसे क्या लिखेंगे, लॉग में रख के बताओ क्या लिखेंगे। चलो विनीता, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग इसके आगे क्या लिखूं, प्लस, चलो बैठ जाओ, ये आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है। चलो आगे भाई, आगे बेटा, अच्छा आपने हो, आप बताओ, खड़े हो, चलो बताओ इसमें यस क्या है, यस क्या है, बैठो, स्पीसीज रिचनेस है। चलो जी सी क्या है, वाई इंटरप्टेड है। चलो बैठो, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है आपका, एरिया है। अब लो इसको मैंने किस पे रख दिया, ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बैठो चलो जी बताओ आगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आई थी कल, बैठो आगे कैसा बनेगा, सीधे बनेगा, मतलब स्ट्रेट लीनियर हो गया। कब, जब कोई एरिया में जो स्पीसीज रह रहे हैं एरिया क्या हो, लिमिटेड हो, एरिया क्या हो, लिमिटेड हो, तब यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ क्या होगी, यहाँ जो एरिया में 10 स्पीसीज हैं ये आपस में रिप्रोडक्शन कर करके इस लिमिटेड एरिया में पूरा तगड़े से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जो आपका ग्रोथ होता है ऐसे सीधे जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन ये कैसी है, ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ है। और यहाँ पे ये कब बना है, लिमिटेड एरिया में। अगर एरिया आपका अनलिमिटेड हो तो ये ग्रोथ कैसा हो जाएगा, हाइपरबोला। क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे बनता है, इसका लीनियर है, स्ट्रेट लाइन इसका कर्व बनेगा अगर लिमिटेड एरिया है। अगर एरिया आपका क्या है, अनलिमिटेड, तो हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, जेड बेटा इसका कॉफिशिएंट है, जैसे नियतांक नहीं होता है उसी तरीके। ठीक, हाँ तो वही तो कह रही हूँ, एक लिमिटेड एरिया है, अगर लिमिटेड पॉपुलेशन तो स्टेट रहे, हाँ सॉरी, अगर इस एरिया आपका सब जगह लिमिटेड होगा, अगर पॉपुलेशन आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो हाइपरबोला। ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं ये बोल रही थी, ये देखो एरिया आपका क्या है, लिमिटेड है, ठीक, और पॉपुलेशन क्या होगा, लिमिटेड होगा, तब तो स्ट्रेट लाइन, एरिया लिमिटेड पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड, तो आपका जो जो कर्व बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, एरिया दोनों कंडीशन में लिमिटेड रहेगा, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक, थैंक यू, याद करो, दिमाग से उतर गया, मेरे दिमाग में वही चल रहा है पता है। ठीक, ये आप लोगों को बेटा, ये जो अभी रिसेंट में जो केबीएस का एग्जाम हुआ था, ये फार्मूला पूछा गया था केबीएस में। फार्मूले में क्या बदल देते हैं, यहाँ माइनस कर देंगे, एस की जगह सी, सी की जगह ए, जेड को पहले, ए को पहले जेड को बाद में। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, एक नंबर के क्वेश्चन ये सब डायरेक्ट होते हैं, ये सब जो है आपके डायरेक्ट फैक्चुअल बेस के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको आ रहा है तो करोगे, नहीं आ रहा है तो नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सरल सारे क्वेश्चन करते हैं सब लोग, पर जो क्वेश्चन नए बनते हैं, अगर जो नया क्वेश्चन नहीं कर पाता उसका सिलेक्शन नहीं होता है। नए क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है,
बस आप लोगों को चेक करता है आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं, चीजों को तो रटे नहीं हो। ऐसे बड़े बड़े महारथी हैं जो 10-10 हजार क्वेश्चन रट डालते हैं, ठीक है। बहुत लोग पढ़े हैं, 10-10 20-20 हजार क्वेश्चन रट डालते हैं कि वही क्वेश्चन होगा। पर हम हमेशा कहते कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो। पहले ये चीजें रिपीट होती थी, पहले 150 में से 60 क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछे जाते थे, 50% क्वेश्चन आपके रिपीट आते थे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते, एज ए सच ऑप्शन के साथ वैसे रख दिया जाता था। तो 60 नंबर लड़के वैसे पा जाते थे 150 में से। मेरिट कितनी हदी हद आ जाती थी, 65 66 67, 10-12 माइनस है भी नहीं, तुक्का मारे सिलेक्शन हो गया। तो वही जाके अपने बच्चों जो उनके जूनियर आते थे उनको कहते थे कुछ मत करो, बस प्रीवियस ईयर लगा डालो, पास हो जाओगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ता है, हमको ये लगता है कि हम एग्जाम बैठे हैं और हम क्वेश्चन से फाइट करें। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है हमारे दिमाग में समझ में आती है। अगर आपको मैं थियरी करवा के छोड़ दूं, क्वेश्चन न करो, तो बेटा आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज कर ही नहीं पाओगे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड किस तरीके से काम करा उस पर क्वेश्चन बनते हैं। आप क्वेश्चन रिपीट, अगर जो रिपीट करेगा तो लैंग्वेज बदल के रिपीट करता है, ऑप्शन बदल के रिपीट करेगा। पर अगर आपको पता है कि मैम ने पढ़ाया है बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चेंज हो रहा है। अब वो कुछ भी लिख सकता है, वो साइनाइड, मतलब साइनाइड तो छोड़, मान लो कोई और सब्सटेंस का नाम लिया और जहां उसने लिखा ये टॉक्सिक सब्सटेंस एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो चाहे कुछ भी लिख के बहकाए, पर आप लोग जान जाओगे वहां शब्द दिया है बायोमैग्निफिकेशन, तो तुरंत मारो, ठीक। एक लाइन से ही आप पकड़ लोगे। यूट्रिफिकेशन का दे दिया, हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू दिया है, बस पकड़ लिए, चाहे कुछ भी घुमाए, हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू है और उसका इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो गया, बस हम हाई यूट्रिफिकेशन कर लिए, ठीक है। तो चीजें अगर कॉन्सेप्ट रखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर बिना कॉन्सेप्ट के रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए लिखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। लिखिए बायोडाइवर्सिटी से कंजर्वेशन जो है बेटा, द लिखो, द कन्वेंशन, देखो द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, CBD, CBD इसको बोलते हैं। द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी केम फ्रॉम, द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी केम फ्रॉम came into force, came into force, came into force on, याद रखिएगा जो डेट लिखवाऊंगी, 29 दिसंबर 1993 में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, विविधता का संरक्षण जो है, इसको 29 दिसंबर 1993 में CBD द्वारा क्या किया गया था, लाया गया था, ठीक है। CBD आपकी एक तरीके की संस्था होती है, एक या आपका एक इंस्टीट्यूट होता है, उसके द्वारा इसको लाया गया, ठीक है। कि कब लाया गया, 29 दिसंबर 1992। मैंने आप लोगों को बताया था बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है बेटा, 22 मई को। ये क्वेश्चन फैक्ट है, याद रखिएगा, 22 मई को कब क्या मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। और पूछ देगा कि बायोडाइवर्सिटी डे को फर्स्ट टाइम कब लाया गया था, 19 दिसंबर 1993। कब लाया गया था, 29 दिसंबर 1993 में, ठीक है। लिखो, इट हैज 3 ऑब्जेक्ट, इसमें 3 बातें बताई गई। इट हैज या इट हैव 3 ऑब्जेक्ट, इसके 3 उद्देश्य हैं। इसके 3 उद्देश्य क्या क्या बेटा है, पहला यही क्वेश्चन पूछता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 3 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला लिखिए कंजर्वेशन, संरक्षण, कंजर्वेशन। दूसरा लिखिए सस्टेनेबल, यूज, सतत उपयोग, सतत विकास, जानते हो ना। एंड तीसरा लिखिए
इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिशियल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लिखो इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ गया बेटा? कन्वर्जन, कोई भी आपका जो स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए टाइगर है, टाइगर धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो हम उसका कन्वर्जन करेंगे, मतलब उसका संरक्षण करेंगे, उसको सही जगह रखेंगे, उसको खाना पीना इन्वायरमेंट सब चीजें मिलेगी, तो हमने उसका क्या कर लिया, कन्वर्जन कर दिया। सस्टेनेबल यूज, उसका सतत उपयोग करते हैं, ठीक है, उसका सतत विकास करेंगे कि भाई हमारा इकोसिस्टम उस चीज से बैलेंस रहेगा। इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में हम शेयरिंग कैसा रखेंगे, इक्वल रखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को क्या हो, बेनिफिट मिले और हमारी इकोसिस्टम डैमेज ना हो। तो इन 3 तरीके का इसका क्या है बेटा, उद्देश्य था किसका, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो सीबीडी बना है, जो संस्था थी, इस संस्था ने 3 ऑब्जेक्ट दिया है, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लिख सकते हो, सतत विकास, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स बायोडाइवर्सिटी। और जो आपका सीबीडी है, इसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी को 29 दिसंबर 1993 में लाया गया है, और बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को। ये क्वेश्चन नया है, पूछेगा, ये क्वेश्चन नया है, पूछेगा। और पूछा था बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कितना होता है, लिखवाऊंगी, ठीक है। बायोस्फीयर जो रिजर्व है, बायोस्फीयर का नंबर हमारे इंडिया का कितना है, ये क्वेश्चन 2021 का नया क्वेश्चन बना था, ठीक है, वो सब आपको करवाऊंगी। नेशनल पार्क सारी एक तरफ दिए थे, कहाँ किस चीज के लिए फेमस है वो मैचिंग में था, तो सब चीजें मैं लिखवाती चलूंगी। तो यहाँ हो गया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मैंने इतना बता दिया। आगे चलो, लिखो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है इंडिया में, लिखो बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब होता है विविधता, ठीक है, विविधता। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वाज पास्ड, इसको पास कब किया गया था, पास बाय द पार्लियामेंट, संसद में कब पास किया गया था, पार्लियामेंट, पास बाय द पार्लियामेंट इन 2002 में, 2002 में। ये भी आपके नए क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा तो 101% ये क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, ये न्यू क्वेश्चन है। पूछेगा बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया में किस ईयर में पार्लियामेंट में, संसद में पास किया गया था, 2002 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखो। और इसमें इस एक्ट में कहा क्या गया, इस एक्ट का उद्देश्य क्या था बेटा, टू प्रिवेंट, हाँ वेरी गुड, टू प्रिवेंट बायोडाइवर्सिटी, टू प्रिवेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस इन इंडिया, लॉस इन इंडियन हैबिटेट, इंडियन हैबिटेट में बायोडाइवर्सिटी में कोई लॉस ना हो, इसको बचाव के लिए ये आपका क्या हुआ था, पार्लियामेंट में 2002 में पास किया गया। ये नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी एक्ट के अंतर्गत बेटा आपका जो एक आपका WWF आया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में इसी एक्ट के अंतर्गत बताया गया। WWF का मतलब क्या होता है, वो बॉक्सिंग वाला नहीं है, ठीक है, वाइल्ड क्या है, हाँ वर्ल्ड वाइल्ड फंड उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका एक नई आपकी एक फंड को जोड़ी गई जिसको बोलते हैं WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। लिखो वर्ल्ड वाइल्ड मतलब होता है जंगली,
जानवरों की रक्षा करने के लिए एक फंड को जुटाया गया पूरे वर्ल्ड में, उसको कहा गया वर्ल्ड वाइड फंड बोला गया। ठीक, इसको, ये भी आपका PYQ बनेगा। इसको 1991 में, 91 कि 93, नहीं 1961 में स्विट्जरलैंड में, कहा स्विट्जरलैंड में इसको सर्वप्रथम वर्ल्ड वाइल्ड फंड के बारे में एक फंड बनाया गया। इसके अंतर्गत जितने भी आपके वाइल्ड जानवर होंगे, जंगली जानवर होंगे, उनका हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन करते हैं, संरक्षण करने के लिए, जंगली जानवर के संरक्षण करने के लिए हमने WWF को बनाया है। और ये जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड है बेटा, ये 1961 में सर्वप्रथम बनाया गया था। और ये जो आपका WWF है, ये सर्वप्रथम बनाया किस कंट्री में हुआ था, स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड वाइड फंड किस कंट्री से बिलोंग करता है, 4 कंट्री देगा, वहां आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, लिखिए चलिए इसको। वर्ल्ड वाइड फंड या इट वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1961, 1961 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। ठीक, एट स्विट्जरलैंड, एट, डेट भी याद रखेंगे, आजकल डेट से क्वेश्चन देता है, 4 जगह मैचिंग दे देगा, 1961, फिर अभी 1993, और 2-3 डेट दे देगा आप लोगों को, और वहां सामने रहेगा आपको मैचिंग करने के लिए या तो चूज करने के लिए कौन से पहले सीक्वेंस से लगाओ, कौन पहले आया, वहां दे देगा आपका जो भी इसके ऊपर पढ़ाए थे, पार्लियामेंट से 2 लिख देगा, पार्लियामेंट से पास हुआ तो 2002 में, इसके ऊपर 1993 बताए हैं, क्या बताएं, 93 की 96 बताएं, 93 बताए हैं, तो वहां वो देगा कि बायोडाइवर्सिटी का क्या बोलते हैं, हाँ उसको कब उस फॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम, वो दे देगा 1993, 1961, 2002 पूछेगा सीक्वेंस में लगाइए पहले कौन आया, सबसे पहले कौन सा आया था, WWF आया था 1961 में। ऐसे अब क्वेश्चन दे रहे हैं नए नए में। ठीक है, चलो देंगे आप लोगों को क्वेश्चन, घबराइए मत। इट वॉज स्टेबलाइज इन 1961 एट स्विट्जरलैंड, लिखो, लिखिए स्विट्जरलैंड। और इसका जो सिंबल क्या था बेटा, जेंट पांडा था, क्या था, जेंट पांडा इसका क्या था, इस फंड का क्या है, सिंबल है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसका सिंबल को क्या बोला जाता है, उसका लोगो ना, लोगो। तो WWF का लोगो क्या है, जेंट पांडा है। ठीक है, और हाँ जाइंट पांडा है, और ये स्विट्जरलैंड में सर्वप्रथम ये आपका WWF फंड को बनाया गया है 1961 में। 3 क्वेश्चन याद रहना चाहिए, 1961, स्विट्जरलैंड और जाइंट पांडा। इसका हो सकता है जाइंट पांडा का ये बॉटेनिक जूलॉजिकल नाम दे देगा, तो घबराइएगा नहीं, लिखो एलुरोपोडा, एलुरोपोडा मिलेनो ल्यूका, मिलेनो ल्यूका, एलुरोपोडा मिलेनो ल्यूका इसका क्या है, जूलॉजिकल नेम। ठीक है, जाइंट पांडा न दे करके आपका यही दे दिया, तो जानते रहिएगा, इसी के बारे में बात हो रही है। चल, was selected इट्स सिंबल, इस सिंबल से इसको सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, WWF का सिंबल है जाइंट पांडा है, स्विट्जरलैंड में 1961 में ये फंड को बनाया गया था। ठीक, इसका एम क्या है बेटा, इसका एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, इट्स एम्स द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, सुरक्षा और संरक्षण ऑफ वाइल्ड एनिमल, क्या, वाइल्ड एनिमल्स, जितने आपके वाइल्ड एनिमल्स होंगे उनका प्रोटेक्शन करना और कंजर्वेशन करना, इसका क्या है,
एनिमल एंड प्लांट भी लिख लेना, कुछ प्लांट भी हैं वाइल्ड, जो जंगल में रहने वाले प्लांट, WWF प्लांट, याद रखिएगा, लिखिए इसको। WWF याद हुआ? क्या मैंने बताया कि WWF को सर्वप्रथम स्टेबलाइज किया गया था 1961 में स्विट्जरलैंड कंट्री से, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है? जायंट पांडा है। और इसका एम क्या है बेटा? जितने भी आपके वाइल्ड एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनको प्रोटेक्ट और कंजर्वेशन, ठीक है, उनका सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी लेना। चलिए हो गया, चले आगे, चलिए लिखिए। अब लिखो, लिखिए, ये आपका न्यू क्वेश्चन आएगा, लिखिए इसको, लिखो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है, सप्ताह, पूरा एक सप्ताह किसको माना है, कौन सा डेट होता है? लिखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, सप्ताह, ठीक है। ये कब मनाया जाता है बेटा? सेलिब्रेटेड, इज सेलिब्रेटेड, इट्स सेलिब्रेटेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। पता है बेटा, ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ये जो पढ़ा रही हूँ, ये LT का GS भी है, ठीक है, ये LT का GS भी है। वहां पूछ देगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कौन सा है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, पूछ लेगा वहां पे कि जो WWF है आपकी जो संस्था है, वो किस देश ने उसको सर्वप्रथम बनाया था? स्विट्जरलैंड ने। उसका सिंबल लोगो क्या है? बता दोगे। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो ये सारे फैक्ट वाले बेस के क्वेश्चन हैं, 22 मई, ठीक है। तो आपके ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ये सारी क्वेश्चन आपके GS पोर्शन के भी है, क्योंकि GS में इकोलॉजी से सारे क्वेश्चन आते हैं, GS में भी आपके सारे पोर्शन है। जब आप LT का पढ़ेंगे तो उसमें इकोलॉजी का भी GS है, तो यही सारे GS पूछता है कि ग्रीन हाउस के लिए कौन सा समिट बना था, ओजोन गैस के लिए कौन सा समिट बना था, ठीक है, ओजोन गैस के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था, ग्रीन हाउस गैस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बना था, ठीक है, अर्थ समिट कब हुआ था, वर्ल्ड समिट कब हुआ था, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगी अभी, इसी के बाद सब आएंगे। चलिए लिखिए, ये हो गया। लिखिए, मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, किस किस मेथड द्वारा हम चीजों को, बायोडाइवर्सिटी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल को, हम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। आप लोग सुने हो ना, जानते हो ना, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, सुने हो ना, यही मेथड होता है इसमें। लिखिए पहला, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। देखो बेटा, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? इन सीटू का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म हो जिस पर्यावरण में रह रहा हो, उसी पर्यावरण में हम उसको क्या कर दे? कंजर्व कर ले, ठीक है। एरिया वही जंगल हो, बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में आपके बहुत सारी स्पीसीज हैं, टाइगर के हैं, गेंडे के हैं, हाथी है, लायन है, बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपके क्या है? सारे जीव हैं, बहुत सारे प्लांट हैं। तो ये प्लांट, ये जीव है, किसी न किसी अभाव की वजह से क्या हो रहे हैं? इनकी डेथ हो रही है। क्या हो रही है बेटा? डेथ हो रही है। तो इनको क्या किया गया? इसी एरिया को हमने क्या कर दिया? कंजर्व करके हम इस एरिया का एक नाम रख देंगे। मान लीजिए इस एरिया का नाम हमने कुछ रख दिया, बी रख दिया, ठीक है। और हमने इस एरिया के अंतर्गत इसको कंजर्व करके और इसको किसी संस्था के अंतर्गत या वर्ल्ड से हम जोड़ देंगे कि ये जो जीव किसके वजह से इनकी डेथ हो रही है, सारी भरपाई इसकी की जाए, ठीक है।
तो इस प्रकार के कंजर्वेशन को क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। प्लेस न चेंज हो, ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, एरिया न चेंज हो, उसी एरिया में हम चीजों को क्या कर दें, बांध दे और उस एरिया का एक नाम रख दे कि ताकि उसी चीज को, उस फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर लिए, संरक्षण करने के लिए सारे जितने भी आपके क्या बोलते हैं फंड है या जितने बड़े बड़े आपके जो इसके लिए खोले गए हुए जो इंस्टीट्यूट वगैरह सब जा करके उसका कंजर्वेशन करें, ठीक है। एक सीटू का मतलब क्या है, जैसे ये इस एरिया में रह रहा है, ठीक है, जैसे कोई टाइगर है, हमको उस टाइगर को इस एरिया में रह रहा है, इसको सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, तो हम ये जो टाइगर है, ये टाइगर कहाँ का है, मान लीजिए टाइगर ऑस्ट्रेलिया का है, हम इस टाइगर को उठा करके कहाँ ला के रख दिए, इंडिया में, कहाँ रख दिए, इंडिया में, और जो जो चीजें इसको चाहिए सारी चीजें हम इस एरिया में इसको प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये एग्जिट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एक C2 कंजर्वेशन। एक्स का मतलब होता है एग्जिट होना, एरिया ही बदल जाता है, ठीक है, प्लेस ही आपका बदल जाएगा, उसको कहेंगे एक C2 कंजर्वेशन। इन C2 में क्या होगा, एरिया नहीं बदलेगा, उसी को बस हम कंजर्व कर देंगे, समझ रहे हो, उसको कहेंगे इन C2 कंजर्वेशन, ठीक। चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब चलिए लिख लीजिए, इन C2 कंजर्वेशन लिखें, लिखो, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज, it is the conservation of living living resource through their maintenance within in natural ecosystem, within a natural ecosystem in which they occur, जिसमें वो रहते थे, उसी नेचुरल इकोसिस्टम में उनको क्या कर दिया जाए, संरक्षित कर दिया जाए, तो इसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। These include इसमें क्या क्या आते हैं, हॉट स्पॉट, क्या आता है ये क्या क्या इंक्लूड किया है, हॉट स्पॉट एंड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जिसको हम PAN बोलेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक। तो PAN जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इंक्लूड सैक्रेड लैंड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, जहाँ आस्था रहता है, जहाँ आस्था वाली भूमि होती है उसको सैक्रेड, जैसे जो कोई धर्मस्थल नहीं होता है, जैसे बड़े बड़े जो मंदिरें हैं, उन मंदिरों को क्या कर दिया गया, कंजर्व कर दिया है कि वहाँ कोई किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं सैक्रेड लैंड या सैक्रेड ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। सैक्रेड लैंड हो गया, इसको हमने क्या कर दिया बेटा, प्रोटेक्ट किया है, हॉट स्पॉट हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड एरिया में आपके क्या आ जाएंगे, सैक्रेड लैंड आ जाएंगे, अभी सब पढ़ाएंगे, हॉट स्पॉट क्या है सब बताएंगे, ठीक है। इसको लिख लेना, पवित्र एरिया या आस्था, जहाँ पे धार्मिक चीजें होती हैं, ठीक, जैसे आपका गया हो गया, उस गया को क्या कर दिया गया, कंजर्व कर दिया गया ना, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध जी ने ज्ञान दिया है, पिंडदान वगैरह सब कुछ वहीं होता है, तो एक तरीके का कैसा हो गया, सैक्रेड लैंड हो गया, ठीक है। फिर लिखिए, कहाँ था जी, बायोस्फीयर रिजर्व इसी में आता है, लिखिए, बायोस्फीयर रिजर्व आता है, ये इसकी संख्या बेटा 18 है, इंडिया में इसकी संख्या कितनी है, 18, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये भी कैसा है, इन सीटू कंजर्वेशन है। फिर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
लाइफ सेंचुरी, ये सारे कैसे हैं, इन सीटू कंजर्वेशन है। हॉटस्पॉट भी क्या है, इन सीटू है, उसी एरिया में सारी चीजों को हमने कंजर्व कर दिया। सेक्रेट ग्रुप है, गया है, गया को उठा करके हम गोवा में नहीं लेके चले गए, गया गया है कि है, उसको ही हमने क्या कर दिया है, उसी एरिया को हमने कंजर्व कर दिया। बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी एरिया को कंजर्व कर देंगे। नेशनल पार्क है, उसको भी कर देंगे। पर जो बॉटेनिकल पार्क होता है बेटा, उसमें क्या होता है, हम एक जैसे गार्डन हो गया, जू हो गया, ये सब कैसे हैं, एक सीटू है। जू हम कैसे बनाते हैं, दूसरे दूसरे जगह से अच्छी अच्छी स्पीसीज ला करके हम एक जगह जू बना लेते हैं, तो बाहर से स्पीसीज आई है ना, तो जू हो गई। ठीक उसी तरीके से हम जो गार्डन बनाते हैं, जो हम आमतौर पे जो हम लोग घर पे या जो हमारे आसपास सारे जो कौन सा गार्डन है भाई यहाँ का, कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन क्या है, एक सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, और कौन कौन से गार्डन है, चंद्रशेखर पार्क है, वो एक सीटू कंजर्वेशन है, वही है। और कोई पार्क वार्क है, वो भी आपका एक सीटू कंजर्वेशन है। यहाँ आपको इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन तो देखने को मिलेगा नहीं कि भाई आपका इंस्टीट्यूट पूरा। अगर प्रयागराज ले लीजिए तो मेन फेमस है किसके लिए, गंगा जी के लिए, घाट के लिए फेमस है, तो वहां पे इस चीज को लिख सकते हो। अब तुम वो घाट उठा करके कहीं और तो लेके जाओगे नहीं, घाट तो वहीं रहेगी, गंगा जी वहीं से निकल रही, तीनों संगम यही है, तो तीनों संगम का जो एरिया है वो आपका इन सिटू है, इसको उठा के तो लेके जाओगे नहीं। बहुत कर सकते हो, डब्बे में पानी भर के ले जा सकते हो, ठीक है, अब उस एरिया को तो नहीं ट्रांसफर कर सकते हो ना। तो आपका ये जो एग्जाम्पल है बेटा, इन सिटू कंजर्वेशन किस किस चीज को इंक्लूड किया है, हॉटस्पॉट इसमें आते हैं, प्रोटेक्टिव एरिया नेटवर्क में आपके सेक्रेट लैंड आते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आता है, नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है किसमें, इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जाते हैं, ऐसे एक सीटू इन सिटू के 4-6 एग्जाम्पल दे देंगे और चूज करो इसमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इतना दिमाग लगा सकते हो वहां पे कि मैम ने बताया इन सिटू में कि हम उसको कहीं लेके जा नहीं सकते, एरिया को कवर कर सकते हैं बस। तो अगर वहां पे आप लोगों को दे दिया सैक्रेड लैंड या नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉटस्पॉट, तो सारी चीजें आप लोगों को वहां पे याद होनी चाहिए। इतने के बाद जो बचा है एक्सिटिव कंजर्वेशन। चलिए लिखिए, अब आप लोगों को मैं समझा रही बेटा हॉटस्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट, हॉटस्पॉट बेटा एक प्रकार का क्या है, एरिया है। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे सबसे हाईली बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा विविधता देखने को मिलती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है, प्लांट हो, एक ही प्लांट के 10-12 स्पीसीज देखने को, जैसे मैंगो है तो मैंगो के कितने आपके स्पीसीज होते हैं, 1000। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी तो दिख रही है ना। इसी तरीके से आपका कोई एनिमल है, उसकी ढेर सारी स्पीसीज देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे घोड़ा है, घोड़े की ढेर सारी स्पीसीज हैं। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से हमने किया क्या है, हॉटस्पॉट में इसी एरिया को ही हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया। ठीक है, इसी एरिया को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो हॉटस्पॉट जो है, ये जो एरिया यहाँ पे जो कवर हो गया, इसी में ढेर सारी सबसे ज्यादा हाईली बायोडाइवर्सिटी इन्हीं एरिया में पाई जाएगी। उस ऐसे एरिया को बोलते हैं हॉटस्पॉट एरिया। क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट एरिया। मेयर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हॉटस्पॉट के बारे में सर्वप्रथम शब्द दिया था। हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिले। क्वेश्चन आपका पूछता है बार बार कि हमारे इंडिया में कितने हॉटस्पॉट एरिया हैं, 4 हैं। 4 हॉटस्पॉट एरिया, पहला हिमालय हो गया, दूसरा वेस्टर्न घाट, ठीक है, कौन सा है, वेस्टर्न घाट, तीसरा है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन लैंड, चौथा है जो बर्मा नहीं है, उसको निकोबार नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार का जो आइसलैंड है। ये 4 आपके हॉटस्पॉट हैं इंडिया में। और बार बार ये क्वेश्चन, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट हो, अगर वहाँ जीएस पोर्शन है चाहे यहाँ का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है, 4। कौन कौन से हैं, हिमालय, दूसरा आपका ईस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, तीसरा आपका क्या बताई हूँ, सुंदरबन का डेल्टा, चौथा आपका है अंडमान निकोबार महाद्वीप समूह। ठीक है, द्वीप है, महाद्वीप नहीं, द्वीप है ना, आइसलैंड द्वीप है। ये 4 आपके क्या है, हॉटस्पॉट है। और ये शब्द दिया है किसके द्वारा, मेयर द्वारा दिया गया है।
हमारे इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं। ये क्वेश्चन आप लोग रट डालो, ठीक। क्या क्या बताई हूँ बताओ। पहला हिमालय, दूसरा हाँ और हाँ और सुंदरवन का डेल्टा, ठीक। ये 4 चीजें आप लोग याद रखिएगा। चल लिखिए इसको। और ये हॉटस्पॉट कैसा है, एक्स सीटू है कि इन सीटू है? इन सीटू कंजर्वेशन। अब आप बताइए, वेस्टर्न घाट तो ला करके आप कहीं रख तो दोगे नहीं, उतना बड़ा घाट है, हिमालय ला के कहीं तो सेंड कर नहीं दोगे। तो उसी एरिया को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, इसलिए वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। और यहाँ पे वो क्या है, हॉटस्पॉट एरिया है, क्योंकि जो आपका हिमालय की जो सबसे बड़ी जितनी भी आपकी चोटियां होती हैं, हर जगह हर वनस्पति की अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। लिखिए हॉटस्पॉट को लिखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ the concept of hotspot, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। hotspot was given by, साइंटिस्ट का ये नाम पूछा गया है, given by नॉर्मन मेयर। इनका नाम क्या है, नॉर्मन मेयर ने इन 1988 में, कब, 1988 में इन्होंने हॉटस्पॉट एरिया के बारे में बताया था। ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, जितने क्वेश्चन न्यू लिख रही हो सारे क्वेश्चन न्यू बनेंगे। ये सारे यही सारे क्वेश्चन नए मिलते हैं, या तो आपको उसके उसमें मिल जाएगा, या तो आपको क्या बोलते हैं जीएस वाले पोर्शन मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मैचिंग में कहीं ना कहीं ये सारी सब चीजें मिल जाएंगी। लिखिए इन सारी चीजों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। लिखो हॉटस्पॉट आर द एरिया। हॉटस्पॉट है क्या, ये एक ऐसा एरिया जहां सबसे हाईली बायोडाइवर्सिटी शो करता है। लिखो हॉटस्पॉट आर द एरिया that are extremely का मतलब होता है सबसे अधिक, एक्सट्रीमली रिच इन स्पीसीज, जहां पे स्पीसीज क्या होगी, सबसे पर्याप्त मात्रा में मिलती हूँ, इस स्पीसीज डाइवर्सिटी, चाहे वो स्पीसीज प्लांट हो एंड एनिमल। ए लिखे, प्लांट एंड एनिमल हैव हाई इंडेमिक। अच्छा, इंडेमिक और पैंडेमिक का मतलब समझ में आता है ना। एंडेमिक लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड आर अंडर, जहां पे कंपटीशन क्या हो, लेसर हो, ठीक है, कम हो, एंड अंडर कांस्टेंट थ्रेड, एंड आर अंडर कांस्टेंट थ्रेड। among the, लिखिए भाई, लिखो, 2 क्वेश्चन याद करो। हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट के नंबर हैं, 36। अभी रिसेंट टाइम में कितना है, प्रेजेंट टाइम में 36, 2025 में, ठीक। और इंडिया में हॉटस्पॉट कितने हैं, 4 हॉटस्पॉट इन इंडिया में जो हॉटस्पॉट है बेटा 4 हैं। ये 4 कौन कौन से हैं, हिमालय, दूसरा है आपका वेस्टर्न
घाट। तीसरा है आपका सुंदरवन, सुंदरबन लैंड, ठीक है। और चौथा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जिसको इंडो वर्मा रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंडो वर्मा रीजन, इंडो वर्मा रीजन बोलते हैं। और ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, ठीक है, ये पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे एक चीज और लिखिए, तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है करेंट में 36वां जो आपका हॉटस्पॉट है वो अभी रिसेंट में कौन सा है, लिखिए उसका नाम लिख लो, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन, ठीक है, उत्तरी अमेरिका तटीय तटीय मैदान, प्लेन का मतलब होता है मैदान, उत्तरी अमेरिका तटीय मैदान जो है 36वां आपका हॉटस्पॉट अभी जल्दी में रिसेंट में जोड़ा गया है। लिखिए उत्तरी लिखो नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन, ठीक है, उत्तरी अमेरिका तटीय मैदान, ठीक है, उत्तरी अमेरिका तटीय मैदान, ये 36वां आपका हॉटस्पॉट है। तो आई थिंक आप लोगों को हॉटस्पॉट समझ में आ गया होगा। हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होता है बेटा जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका हाईली बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसको सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मेयर नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। इनके द्वारा कहा गया ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिले, चाहे जीव हो चाहे पेड़ पौधे। पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट की संख्या 36 होती है और इंडिया में कितनी है, 4। ये जो 4 नंबर है ये चारों घुमा घुमा के पूछते हैं, ठीक है, याद रखें। प्लांट एंड एनिमल लिख दिए बेटा, कहे तो उस टाइम लिख लो इसको, प्लांट है एनिमल। हॉटस्पॉट अब कोई पूछेगा बता लोगे ना। हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट नॉर्मन मेयर ने 1988 में दिया था। इनके द्वारा कहा गया कि ये सबसे हाईली रिच बायोडाइवर्सिटी की एरिया होती है जहाँ पे सबसे आपके रिचेस्ट जो होती हैं क्या पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में आपका जो हॉटस्पॉट है वो कितने हैं, 36 है। 36वां कौन सा है, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल रीजन, उत्तरी अमेरिका तटीय मैदान। और इंडिया के 4 है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन लैंड और इंडो वर्मा रीजन, ठीक है। ये 4 चीजें याद रखेंगे। क्वेश्चन में आपके ये जो 4 हॉटस्पॉट में क्या देता है, वेस्टर्न की जगह ईस्टर्न उसमें ज्वाइन कर देगा, ठीक है। चीजें क्लियर रखोगे तो हो जाएगा। ये जो आपका हॉटस्पॉट है क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन, क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। चल अब एक चीज और लिख लो, रामसर साइट लिख लो, तो नहीं 1 मिनट को, इन सीटू कंजर्वेशन हो गया, हाँ लिख लीजिए रामसर साइट, ये भी क्वेश्चन पूछता है। रामसर साइट लिखो, रामसर साइट क्या है, रामसर साइट। रामसर एक आपके जगह का नाम है, ठीक है, रामसर क्या है, एक आपके जगह का नाम है। उस जगह पे सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है। आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड, नमी वाली जमीन, जहाँ पे आपके मोस्टली जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं, जो आपके उसको क्या बोलते हैं, जो कीचड़ में पाए जाने वाले पौधे हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। पर वो क्या है, बहुत हाईली डाइवर्सिटी को शो करते थे। तो उस एरिए को, जो रामसर एरिया था, उसको सर्वप्रथम 2 फरवरी को, कब, 2 फरवरी को सर्वप्रथम उस एरिया को क्या कर दिया गया, कंजर्व कर दिया गया है।
कि ये जो एरिया क्या है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी विविधता बहुत दिख रही है। और ये जो वेटलैंड है, ये जो नमी वाली भूमि है, रामसर एक जगह थी, उस जगह को सर्वप्रथम वहां पे क्या कर दिया गया था, कंजर्व किया गया था, इसलिए उस साइट को बोला जाता है रामसर साइट। तो हमारे इंडिया में भी रामसर साइट आपके इस टाइम 91 है, कितने हैं, 91 है। याद रखना है, इंडिया में रामसर साइट की संख्या पहले 89 थी, अब बढ़ करके 2 और जुड़ गए हैं, 91 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 91। ये सारे फैक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्ल्ड में हॉटस्पॉट आपका कितना है, 36। 36वां कौन सा है, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल रीजन। इंडिया में कितने हैं, 4 है। हिमालय हो गया, फिर क्या था आपका, वेस्टर्न घाट है, सुंदरबन है, फिर आपका क्या है, बर्मा रीजन है। ठीक है, ये 4 हो गए। रामसर साइट क्या है, जो आपके रामसर साइट है, रामसर नामक एक जगह थी जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। उस जगह के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, रामसर साइट। और इसको रामसर साइट को कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को। बार बार क्वेश्चन पूछता है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को। ठीक है, किस लिए, क्योंकि वहां पे रामसर साइट बनी थी फर्स्ट। चलो लिखो रामसर साइट, या इसी को बोलते हैं वेटलैंड। वेटलैंड नमी वाली भूमि, वेटलैंड। ठीक है, लिखो इट इज, लिखो इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड, देखो ये नया क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, किडनी ऑफ इकोसिस्टम। लिखो किडनी ऑफ इकोसिस्टम। अभी तक तो ये क्वेश्चन बना नहीं है, पर हो सकता है आपको नए क्वेश्चन में एकदम देखने को मिल जाए कि किसको किडनी ऑफ इकोसिस्टम बोलते हैं। वेटलैंड लिख देगा या तो रामसर साइट। ठीक, चलिए लिखिए, एक कन्वेंशन, a convention for the protection of, a convention for the protection of wetland, वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन बनाया गया, एक साइट बना गया है, हेल्ड इन रामसर, रामसर प्लेस, हेल्ड इन रामसर प्लेस ऑन 2 फरवरी 1972 में बनाया गया था, इन 1972। ठीक है, ये कन्वेंशन सर्वप्रथम 1972 में इसको 2 फरवरी को इसको साइट को बनाया गया था। हेंस इसलिए 2 फेब सेलिब्रेटेड टू वेटलैंड डे, वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस। इसको क्या कहा जाता है, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है। इससे आपके पास बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन 2 आते हैं 2 फरवरी के। अच्छा, ये जो क्वेश्चन एक बार ऐसे घुमा के अभी बना था, मैं कोई टेस्ट दे रही थी, उस टेस्ट में ये दिया गया था कि कोई आपका बहुत वो है, प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, दलदली एरिया है, और वहाँ पे वो जो आपका मोस्टली जो आपका लैंड है कैसा है, वेटलैंड है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन सा आपका डे सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ ऑप्शन में दिया था 2 फरवरी, 4 फरवरी, मई, जून, जो भी था। तो वहाँ क्या है, तब दिमाग में आना चाहिए, वेटलैंड के बारे में पूछ रहा है, वेटलैंड डे के बारे में बस घुमाया है, तो 2 फरवरी। ठीक, लिखो नंबर ऑफ रामसर साइट 89 नंबर लिखो, देयर आर 91, इसको क्या बोलेंगे, सेलिब्रेटेड टू वर्ल्ड, वर्ल्ड लिखना,
वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। लिखो इन इंडिया, इन इंडिया देयर आर 91 रामसर साइट, रामसर साइट प्रेजेंट। इंडिया में कितने साइट हैं? 91। अभी हाल ही में 89 थे, 2 जुड़े हैं। ये करंट का न्यूज़ है, ठीक है। पर जिस टाइम आप लोग एग्जाम देने जाना, वहाँ ये रामसर साइट हॉटस्पॉट आपका नहीं बदलेगा। हॉटस्पॉट इंडिया में 4 ही रहेंगे, 36 ही है, बहुत कम वो बदलता है। पर आप लोग रामसर साइट चेक करके जाना, ठीक है। कि क्या पता है अभी 4-6 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो या 3-4 महीने बाद तो हो सकता है 1-2 रामसर साइट और ऐड हो जाए। तो जो करेंटली न्यूज़ रहेगा वो याद रखिएगा। अभी फिलहाल के 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग, अभी आज आपका कौन सी तारीख है? 22 जुलाई। इसके अकॉर्डिंग 91, ठीक। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। चलिए लिखिए भाई, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें मैंने किसमें आप लोगों को बता दिया है? इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ। इंस्टीट्यूट का ही एग्जाम्पल है सब। इधर देखो, ये मत सोचना मैम क्या क्या इसमें पढ़ाती जा रही है। इधर देखो, मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मैंने बताया पहला मेथड क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या था? हॉटस्पॉट था, मैंने बता दिया। सेक्रेड ग्रुप में आपका वही है, जितने भी पवित्र स्थल हैं, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ाऊंगी, और क्या भी पढ़ाई हूँ, हाँ। इसी हॉटस्पॉट के बाद आपका क्या था? इसी में आपका रामसर साइट भी आता है, लिख लेना। अभी बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ाना है आप लोगों को, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना पढ़ाना है। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? नेशनल पार्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेशनल पार्क। चलिए लिस्ट बनाइए। हाँ बेटा, कौन सी? ये क्लियर है 71। चलो अच्छा ठीक, अब तुम ही लोग कह रहे हो, ठीक। चलो नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लिखिए। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क? नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एक तरफ लिखो नेम, दूसरी तरफ स्टेट, राज्य, तीसरी तरफ लिखो फेमस फॉर और ऑर्गेनिज्म, फेमस फॉर ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म के लिए फेमस है? 3 आप लोग लिस्ट बनाएंगे। पहला है आपका नेम है, दूसरा स्टेट, तीसरा क्या है? फेमस फॉर ऑर्गेनिज्म। पहले में लिखो बांदीपुर नेशनल पार्क। पहला लिखिए बांदीपुर नेशनल पार्क। मैं ऐसे लिखूंगी, बहुत बड़े बड़े नहीं। बांदीपुर नेशनल पार्क। ये आपके किस स्टेट में पाए जाते हैं? कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका। और ये बेटा आपका फेमस है एलिफेंट एंड टाइगर के लिए। एलिफेंट एंड टाइगर के लिए। ये बेटा सारे आपको आप ये सारे क्वेश्चन मैचिंग में आते हैं, 4-6 देख के मैचिंग करना होगा। दूसरा लिखिए आप लोग, दूसरा क्या है? दाची गाम नेशनल पार्क। दाची गाम नेशनल पार्क, ये बेटा आपका है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये किसके लिए आपके है? टाइगर के लिए। किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। तीसरा लिखिए गिर नेशनल पार्क। तीसरा क्या है? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, किसका? गिर नेशनल पार्क में लिखिए आप लोग, ये कहाँ है बेटा? गुजरात में। गुजरात में, एक मिनट। और ये किसके लिए फेमस है? एशियन लायन।
एशियाटिक लायंस के लिए। ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, 1000 बार देता है। जो आपका गिर नेशनल पार्क है ना, ये बार बार देता है। चलिए तीसरा लिखिए अब इसके बाद, काजीरंगा नेशनल पार्क। चौथा लिखिए काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है बेटा आपका काजीरंगा? असम में। असम में किसके लिए फेमस है? वर्ण हॉर्न, एक सिंग वाले गेंडे के लिए, राइनो सिरोस या सिरस, ठीक है, एक सिंग गेंडे के लिए ये फेमस है काजीरंगा। पांचवा लिखिए कंचनजंगा। कंचन, यही ना है जंगा, लिख लेना भाई, स्पेलिंग सही कर लेना। ये आपका सिक्किम में है, सिक्किम। और ये फेमस है किसके लिए? टाइगर एंड एलिफेंट। टाइगर एंड ELEPHANT, एलिफेंट। पांचवा लिखिए कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क, ये आपका MP में, मध्य प्रदेश। और ये बेटा आपका, ये भी फेमस है टाइगर के लिए। किसके लिए? टाइगर के लिए। माधव नेशनल पार्क, कान्हा के बाद सातवां लिखिए माधव। माधव नेशनल पार्क, ये भी आपका MP में है। ये किसके लिए फेमस है? चीता, चीता एंड डियर, ठीक है, चीता और हिरण के लिए। महावीर 7-8, महावीर, महावीर, हरीना, हरीना, वनस्थली नेशनल पार्क। वनस्थली नेशनल पार्क, ये बेटा आपका कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में है। और ये किस लिए फेमस है? डियर के लिए, हिरण के लिए, ठीक। नौवां लिखिए। नौवां आपका है, काजीरंगा बताई दी हूँ, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, ये बेटा आपका कहाँ का है? असम। कहाँ का है बेटा आपका? असम। अरे भाई तो बहुत मोटा हो गया। मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, असम। ये किसके लिए फेमस है? वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए। किसके लिए? वाइल्ड, जंगली, वाइल्ड वाटर बफेलो, ठीक है, वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए फेमस है। पानी में रहने वाली जंगली भैंस, ठीक है, इसके लिए फेमस। 10वां लिखिए आप लोग, काबुल लेमाजो नेशनल पार्क। हाँ, काबुल लेमाजो लामजाओ नेशनल पार्क लिखो। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ का है बताइए? मणिपुर, वेरी गुड। मणिपुर या मणिपुर, किसके लिए? ब्राउन
ब्राउन डियर के लिए, जो आपके ब्राउन डियर नहीं होते हैं उसके लिए। 11वां है कार्बन लंजाओ प्रोटीन। देखिए पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क ये केरल का है। कहाँ का बेटा? केरल का है। केरल का है, किसके लिए होगा? टाइगर वाइगर के लिए होगा ये भी नहीं, एलिफेंट के लिए। हम अभी इन्हीं में से आपको बताएंगे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, अभी करते चल रहे हैं। फिलहाल अभी तक मैं इतने लिस्ट में बता रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मानस है, फिर उसके बाद ये दोनों हैं, ये सब भी हैं। कहाँ गया जी? ये दोनों हैं, ये है, जितना पूछा गया है बता रही हूँ, अभी इतने से क्वेश्चन बने हैं। कहाँ गया? दाची गांव, ये हो गया। बांदीपुर अभी नहीं पूछा गया, और बाकी में पूछा गया अपने यूपी के एग्जाम में। दाची गांव, गिर, काजीरंगा, कंचनजंगा, उसके बाद मानस, फिर उसके बाद पेरियार, यहाँ तक पूछा गया है। और बाकी सब याद रखना है, पर इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाते चल रही हूँ। 12वां लिखो, पेरियार के बाद है राजा जी नेशनल पार्क। क्या है? उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क। अरे सोनम जो थी वो अपने राजा जी को उत्तराखंड में ही मार दी थी ना, याद रखना कि राजा जी जो है उत्तराखंड के खाड़ियों में गिर गए, तो उत्तराखंड में आपका राजा जी नेशनल पार्क है, याद करने के लिए। ठीक है, अपने राजा जी को उत्तराखंड के खाइयों में रखेल दी, समझे? ट्रिक है, ट्रिक याद कर लो भाई। वो चलो बुरे कर्म कर्म करके गई, तुम अच्छे कर्म याद कर लो। क्या पता अगर क्वेश्चन ये आ गया, एक क्वेश्चन से कोई रुक रहा था, तुम्हारी उपलब्धि इतनी हो जाएगी कि भाई तुम टॉप कर जाओगे। कभी सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यूअर आएंगे पूछेंगे तो बता देना ये कहानी थी, उसने गलत किया, हम सही तरीके से याद कर लिए, हमारा सिलेक्शन हो गया। हाँ, ये वही लोग कर ही सकते जो बदतमीज टाइप के होते हैं, उनके जिंदगी में और कोई चीजें नहीं होती। चलो, जो दिन भर उसी में डूबे रहेंगे वही सोच सकते हैं। लिखो उत्तराखंड, लिखिए भाई। एलिफेंट 12, 13, 13 लिखिए। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क भाई कहाँ है? राजस्थान, वेरी गुड। सारी लिस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है, सारी लिस्ट याद होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे कर लेना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आपका है केरल में, ठीक है। लिखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरला, केरल, ठीक है, केरला। ये लायन टेल्ड मस्क्यू, मैक्यूज, लायन टेल्ड मैक्यूज, ऐसे मतलब बंदर जिनमें लायन की तरह टेल हो, समझ रहे हो? एक तरीके के बंदर होते हैं पर ये लायन की तरह दिखते हैं, इसलिए ये आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाया। ये एक तरीके का बंदर होता है, ठीक है, उसका लायन टेल, क्योंकि लायन के टेल की तरह उसका शेप होता है उसके टेल का, इसलिए उसको रखा गया। साइलेंट वैली क्यों कहते हैं बेटा? केरल को साइलेंट वैली इसलिए कहा जाता है, ये जो वैली होती है, झिंगुर जानते हो ना? झिंगुर जानते हो ना? उसको क्या बोलते हैं? स्न्यूक, झिंगुर को ग्रास पेपर बोलते हैं।
क्रिकेट को बोलते हैं। झिंगुर की इंग्लिश क्रिकेट होती है, पता है? हाँ, क्रिकेट। झिंगुर को इंग्लिश में क्रिकेट बोलते हैं, समझे? तो ये जो झिंगुर होती है वो रात के समय, पता है, जो आवाज नहीं आती, ची सी आवाज आती है, बहुत सुनी रात होती, देखते नहीं ऐसे आवाज अजीब से आती है, वही वो सब मिलके बोलते हैं, समझ रहे? उनकी जो जाति होती है वो, और कुछ और इंसेक्ट होते हैं, सब मिलकर के वो आवाज निकलते। रात में नहीं देखते, सोचते बहुत सुनी रात रहती तो अजीब सी आवाज आती है। इस वैली में वही जाति क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई। जब ये इस वैली में, इस घाटी में वो जो जाति थी एक्सटिंक्ट हो गई, तो क्या हुआ, घाटी शांत हो गई, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, साइलेंट वैली। तो क्वेश्चन पूछता है साइलेंट वैली में, तुम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, पूछेगा साइलेंट वैली में कौन सी आपकी स्पीसीज आपकी गायब हो गई, तो वहां लिखेगा मैमल्स, इंसेक्ट, फला ढका, मोलस्का, ये इंसेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए उसका नाम है क्या, साइलेंट वैली। चल लिखिए, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी या पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ये किसके लिए बेटा आपका फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 16वां लिखिए आप लोग, तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा होता है क्या, तडोबा नेशनल पार्क, ये लिखिए आप लोग, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र। और ये किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए। भगवान महावीर, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है जल्दी में ही। कहाँ है बेटा, ये गोवा में। इस कहाँ है, गोवा में, ठीक। भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी भी लिखवा दे रही हूँ, 2-3 सेंचुरी है। एक मौलिम नेशनल पार्क है, मौलिम 17-18, अभी ये रिसेंट में इसको बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिम नेशनल पार्क, ये कहाँ है, गोवा में। ये भी कहाँ है, गोवा में। ये दोनों चीज याद रखिएगा। तो ये बेटा पूरे आपके नेशनल पार्क थे, ठीक। 16 तक आपके नेशनल पार्क हैं, फिर 17-18 भी नेशनल पार्क है। ये बस आपका सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप लोग पूरे नेशनल पार्क याद कर लीजिएगा। मैचिंग में 5-5 करके नेशनल पार्क के मैचिंग देते हैं। कहाँ है, किस एरिया से बिलोंग करता है मोस्टली, और किस चीज के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो फेमस करने के लिए इस तरीके से याद कर लेना, टाइगर कितने नेशनल पार्क में पाए जा रहे हैं, कितने में डियर पाए जा रहे हैं, और कितने में आपके टाइगर एलिफेंट दोनों साथ में। ऐसे लेकर के याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो नेशनल पार्क हो गया, अब बचा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको बेटा कल पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी से क्लास आप लोगों की 9:30 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों को यहीं तक पढ़ाना है। कल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एक C2 का इन situ कंजर्वेशन बता रहे ना, एक C2 कंजर्वेशन है, फिर ये आपका जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड समिट, और ये कल की क्लास एक और लगेगी तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर और इसी में है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें आपके पोल्यूशन, बायोडिग्रेडेशन, ये सारी चीजें आती हैं। BOD, COD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सारी चीजें क्या होती है, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, वाटर ब्लूम, ठीक है, ये सारी चीजें उसी में आ जाएगी। कौन कौन से आपके प्राइमरी वो है,
पैल्यूटेड है, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर हैं, कौन कौन से नहीं है, सारी चीजें उसी में। इकोसिस्टम में आप लोगों को टोटल 4 चैप्टर पढ़ना था। पहला आपका इकोसिस्टम था, दूसरा है ऑर्गेनिज्म इट्स पॉपुलेशन था, तीसरा बायोडाइवर्सिटी पढ़ा ही रही हूँ, चौथा है इन्वायरमेंटल इशू। ये 4 चैप्टर बेटा कंप्लीट करेंगे तो आपका इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। 3 होने वाले, इसके बाद चौथा पढ़ा दूंगी तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी आपकी यूनिट इकोसिस्टम की होती है, और सबसे ज्यादा वेटेज क्वेश्चन के इसके आएंगे, 20 से 22 या 25 क्वेश्चन इससे आते हैं। मैचिंग, असर्शन रीजन, करेक्ट इनकरेक्ट, डायरेक्ट, फैक्ट बेस, डे वाले, जो अभी मैंने डेज वाले पढ़ाए। पर आप लोगों को जब जिस दिन इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर रहेगा वहाँ पूरा मैं डे लिखवा दूंगी, ठीक है, कौन से डे में क्या क्या है, लेप्रोसी डे कौन सी है, लीवर डे कौन सा है, जितना सारे डे वाइज क्वेश्चन आपके बायो से रिलेटेड है मैं सब लिखवा दूंगी, कि 1-2 बार उसको पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट में डाल दूंगी तो टेस्ट वाइज और याद हो जाएंगे, ठीक। तो आप लोगों का 24 तारीख को टेस्ट है जेनेटिक्स का। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ आकर के आप लोग 24 तारीख को टेस्ट देंगे जेनेटिक्स का, ठीक है। मैंने क्या क्या क्वेश्चन बताया था, रिटेन करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, रिटेन करना है, जो भी लिखना है 3-4 क्वेश्चन लॉन्ग में लिखना है, ठीक है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। पहला आपका मैंने बताया था मेंडल्स के तीनों लॉ, इसके एक्सेप्शन हो गए। दूसरा क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर था। तीसरा आपका क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन था। चौथा आपका म्यूटेशन। बस 4 क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना। क्या नहीं, ये सब नहीं, ये सब छोटे टॉपिक हैं। ये 4 चैप्टर, ये चारों चीज आप लोग लर्न कर लीजिएगा। फिर जब नेक्स्ट सैटरडे आएगा तो उसमें आप लोग के सारे टॉपिक से, पूरे जेनेटिक्स से सारे क्वेश्चन लगभग 90 या 100 के अंदर ही बना दूंगी। सारे क्वेश्चन बना रही हूँ अभी, लगभग 50-56 के समथिंग बनाए, और बाकी बन जाएंगे, ठीक है। कौन सा 3 बताया था? तो जेनेटिक डिसऑर्डर का बस चैप्टर बना के, वो ग्राफ बना के हट जाओगी, उसी में तो बता रही, म्यूटेशन लिखना होगा। म्यूटेशन आपको तो लिखना होगा, थोड़ा डीप से पूरा म्यूटेशन लिखना होगा, ठीक है, यही चीज है, म्यूटेशन के बारे में लिखना होगा। सारे क्वेश्चन लॉन्ग है, और लिखने की स्पीड रखना, और कोई किसी का नकल करेगा सेंटेंस वाइज पकड़ा जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना कोई वो लेके आना जिसमें 2-3 पेज हो, ठीक है, सर से स्टेपलर ले लेना, और उसको अपना लिख के स्टेपल करके सर को जमा कर देना, ठीक। और फिर जब मैं आऊँगी तो मैं सबका चेक करूँगी, कितना पढ़ाई हूँ, किसको कितना नॉलेज है, ठीक है। लिखना, सबकी इंग्लिश चेक कर लूँगी, कौन किस हिसाब से लिख रहा है, टूटी फूटी जो भी रहेगा, लिख तो रहा है बंदा, तो गाइड कर सकती हूँ, नहीं आप इस तरीके से इसको लिखिए। चलिए आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन। जो नहीं आएगा